इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को देख लेना है जो इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है चैप्टर का, वो ज़रूर से देख लें, क्योंकि उसमें पैरेलल लाइन्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एंगल्स इक्वल होते हैं, वो सब कुछ मैंने बता रखा है, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के दौरान हमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी। तो देखो, इसमें एक्स और वाई को जब हमें कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी कैन राइट दैट 50 प्लस एक्स इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, और इसके लिए वाई और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वाई फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले एक्स और वाई फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे ये पैरेलल लाइन कैसे है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं कि नाउ 50 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। रीज़न डाल देना है लीनियर पेयर, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली 180 माइनस 50, और ये हो गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, तो x हमने फाइंड आउट कर लिया। y फाइंड आउट करने के लिए सिंपल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो सीधा लिखना है क्या कि हियर y इज़ इक्वल्स टू 130 डिग्री, और रीज़न डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दो पार्ट हमने कर लिया कि x और y को फाइंड आउट करना था, तो ये पार्ट तो हमने कर लिया। अब क्या निकालना है कि आपको ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना है। तो जब कभी भी हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो भी लाइंस पैरेलल हो जाएगा, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 करके दिखा देंगे तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ही ये करेंगे। अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे बन रहा है क्योंकि x और y की जो वैल्यू आई है ना, वो 130 दोनों को इक्वल आ गई है। तो लिखना कैसे है, ये देखो कि सिंस x इक्वल्स टू वाई एंड इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, ये लिख देने के बाद अब लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो कन्वर्स इसका ट्रू हो जाएगा कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल 3:7, देन फाइंड एक्स। और ये डायग्राम हमें दे रखा है, तो एक्स वाई जेड तो दे रखा था, बट ये मैंने एंगल पी एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अपने मन से पी ले लो, एल ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पे पी एज्यूम कर रखा है। अब देखो यहाँ जेड और पी आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि सी डी और ई एफ क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है। सिमिलरली अगर ए और सी पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये हमें दे रखा है ना कि ए बी और सी डी जो है वो आपस में पैरेलल लाइन्स है, तो एक्स भी तो इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यूज़ किसका करें, तो इसका यूज़ करेंगे कि वाई रेशियो जेड का दे रखा है, तो क्यों ना हम वाई और जेड को कोरिलेट करें और वैल्यूज़ उनकी फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P इज़ इक्वल्स टू Z, यानी P की जो वैल्यू है वो Z के बराबर होगी। वैल्यू तो हमें दे नहीं रखा है, और रीज़न क्या डालेंगे, ऑल्टरनेट, क्योंकि ये रीज़न लिखना ज़रूरी होता है। रीज़न नहीं लिखेंगे तो आप लोग के पेपर में ना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर से लिखना है कि क्यों ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या ये y और p मिलके आपस में 180 बनाएंगे, बिल्कुल बना रहे हैं। और रीज़न क्या डालेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से। अब ये भी तो है कि y और z की रेशियो हमें दे रखी है। ठीक है, तो y प्लस यहाँ पे मैं p की जगह पे z फिल कर रही हूँ पहले। ठीक है, और साथ में हमें क्वेश्चन में दे रखा है y इज़ टू z इक्वल 3:के। सो लेट y बी 3K एंड z भी 7K, क्योंकि जब भी आपको प्रोपोर्शन रेशियो का क्वेश्चन दे रखा होता है ना, आपको कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ 3K प्लस 7K इक्वल 180 डिग्री। सो 10K इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ से K की वैल्यू कितनी निकल गई, 18 डिग्री, है ना। K निकल गया, तो यहाँ से K अगर निकल गया तो y भी तो फाइंड आउट हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 18 दैट इज़ 54 डिग्री, और z भी तो निकल लिया 7 इंटू 18 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री।
ठीक है। तो z हमारा आ गया 126 डिग्री, बट हमें क्या निकालना है, फाइंड x। तो x का रिलेशन क्या p के साथ है, तो x और p आपस में क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल की कैसे देखते थे कि लाइन पैरेलल देखो, ट्रांसवर्सल को देखो, या तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखना है या तो ट्रांसवर्सल के राइट में देखना है। तो एक यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट साइड में आता है और ये सेम साइड में एक्सटीरियर वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ऑल्सो x इक्वल्स टू p, और रीज़न डाल देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल एज AB इज़ पैरेलल टू CD। ये क्वेश्चन में दे रखा था, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, p और z आपस में बराबर थे, है ना। तो p अगर z के बराबर है तो p की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है ना कि p जो है वो z के बराबर है, और z हमने 126 ले रहा है, यानी 126 p की भी तो वैल्यू है, यानी x कितना आ गया 126 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD। तो ये हमारा EF है, EF परपेंडिकुलर टू CD एंड GED इज़ 126 डिग्री। GED यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, GEF एंड FGE, ठीक है। तो ये बड़ा सा एंगल हमें क्या दे रखा है, 126 डिग्री, और एक एंगल हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री, दैट इज़ FED, है ना। ये दो चीज़ें तो हमें दे रखा है कि एंगल FED कितना 90 डिग्री। अगर FED 90 है तो क्या FEC भी 90 होगा, है ना। तो ये पहले लिख लेते हैं, FED एंड FEC 90 डिग्री इक्वल होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, तो 180 माइनस 90 दैट इज़ 90, ठीक है। एक चीज़ मिल गया। अब यहाँ देखो कि ये जो 126 डिग्री है क्या किसी के साथ ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है, तो आपको किसको देखना है, ट्रांसवर्सल को देखना होता है ध्यान से। तो हमारा ट्रांसवर्सल ये है ना, ये है। तो यहाँ ट्रांसवर्सल से चलेंगे पैरेलल लाइन तक, और अल्टरनेट को भी देखने के लिए कैसे देखना है, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक, यहाँ तक जाना है, ठीक है। ये देखो ये वाला एंगल, सो ये दोनों कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ क्या लिखना है, एंगल AGE, है ना, ये हमें फाइंड आउट करना था, AGE, एंगल AGE इक्वल एंगल GED जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि ये कितना हो गया 126 डिग्री। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एंगल GEF, तो ये है GE और F, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको निकालना है, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा है इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पूरा एंगल 126 है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट भी तो 90 हमें दे रखा है ना, तो यानी 126 में से अगर 90 को माइनस कर दें तो हमारा GEF पार्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, GEF इक्वल एंगल GED माइनस एंगल GEF, ठीक है। अब यहाँ जो भी वैल्यूज़ हमें मालूम है वो पुट करेंगे, GEF इक्वल GED माइनस FED, FED। तो GED हमें दे रखा था कितना 126 डिग्री और FED 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने GEF निकालना है, तो ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 3, ठीक है। तो एंगल GEF भी हमने निकाल लिया, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये वाला भी निकल चुका है। तो लास्ट क्या बच गया है, FGE, यानी इस एंगल की बात हो रही है ना, इस एंगल की जो डार्क मैंने कर दिया है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, क्या ये किसी के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो हाँ ये बना रहा है। इसके साथ अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लें, ठीक है, जहाँ मैंने डॉट लगाया है, अगर ये फाइंड आउट कर ले तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे ना अल्टरनेट एंगल की वजह से। एक रास्ता ये है, दूसरे रास्ते से भी निकल सकता है क्या कि ये GFE एक राइट ट्रायंगल है। अब बोलोगे राइट ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, होगा कैसे, होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये बना रहा है 90 डिग्री। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ 90 है, ये भी 90 है, सेम ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। यानी आपको ये 90 पता चल गया, ये अभी अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, तो ये भी निकल सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। बट अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकाल रहे, मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से ही इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी मदद से निकाल सकते हैं।
अच्छा, एक और रास्ता है कि ये दोनों मिलके भी तो 180 बना रहे हैं, तो इजी कैसे पड़ेगा, दोनों मिलके 180 कर रहे हैं, चलो इसी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं एंगल AGE प्लस एंगल EGF और FGE जो भी लिखना है इक्वल 180 डिग्री, है ना। मैंने ईजी वाला लिया जिसमें कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, रीज़न क्या, लीनियर पेयर। अब AGE की जो वैल्यू है हमारी आ रखी है 126 डिग्री, तो यहाँ से FGE कैलकुलेट हो जाएगा। सो FGE इक्वल 180 माइनस 126, तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये तीनों ही एंगल्स इसके फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू ST, तो ये देखो PQ इज़ पैरेलल टू ST एंड PQR इक्वल 110 डिग्री। डायग्राम में दे रखा है RST 130 डिग्री, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल QRS। QRS कहाँ पे है, ये वाला है ना। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं तो भी आंसर आएगा, अगर Q से भी एक्सटेंड कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R के पास ही कर रही हूँ एक्सटेंड, ये एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट किया है, अगर कंस्ट्रक्ट किया है तो इसको डॉटेड लाइन में भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो डॉटेड लाइन में इसको दिखा दो कि भाई ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है। अब क्या ये 110 है, तो इसके साथ में जो ये एंगल 1 है इसको मैंने 1 दे दिया, तो क्या ये एंगल 1 को इंटीरियर एंगल से फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर ये 130 है तो इसके साथ में ये भी तो को इंटीरियर एंगल बना रहा है, इसका नाम मैंने एंगल 2 दिया। अब 1-2 जैसे ही पता चल जाएगा तो एंगल 3 भी तो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। सो मैंने इसका नाम दिया, लाइन L दे दिया। ठीक है, ड्रॉ, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं, ड्रॉ लाइन L। ठीक है, हमने क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है तो ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन किया है। ड्रॉ लाइन L पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो अगर PQ के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है तो वो ST के पैरेलल तो होगा ही। सो देखो यहाँ पे L पैरेलल टू PQ है, बट हमें क्या दे रखा है, PQ इज़ पैरेलल टू ST, यानी सब आपस में पैरेलल ही हो गए ना, L, PQ और ST आपस में पैरेलल हो गए। पहले तो हमने ये इसको क्लियर किया कि भाई सब आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं कि क्या एंगल 1 प्लस एंगल PQR 180 डिग्री है ना। 180 है तो इसका रीज़न क्या डालेंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत अच्छे से जितने भी एंगल्स के बारे में मैंने बता रखा है उसको ज़रूर से देखना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट को इंटीरियर एंगल्स की अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर बहुत दिक्कत होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे 1 और 110 आपस में को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो 1 हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल 180 माइनस एंगल PQR दैट इज़ 110, तो हमने 70 डिग्री एंगल 1 को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल RST। ठीक है, ये दोनों मिलके आपस में कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। सो एंगल RST इक्वल 180 माइनस एंगल 2 लिखना था ना यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल 180 माइनस RST दैट इज़ 130 डिग्री, और ये आ गया हमारा 50 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब लास्ट स्टेप लिखना है 1 + 3 + 2 इज़ 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल 180 डिग्री। रीज़न आप डाल दो, स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल। अब 1, 2 की वैल्यू आपके पास है, तो 70 + 50 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल 180 माइनस 70 + 50, ये कितना हो गया 120 डिग्री। और एंगल 3 का आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। और एंगल 3 ही हमारा क्या था, एंगल QRS। सो एंगल QRS इज़ 60 डिग्री। तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया, और इसको स्टार मार्क लगा लो
इसको डबल स्टार मार्क, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको भी प्रैक्टिस करना है, बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ रखा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज़ 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इज़ 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो डायग्राम को ध्यान से देखो और पैरेलल लाइंस को साथ में ट्रायंगल को भी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इसको बना सकते हैं, जैसा भी होगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि क्या x और 50 आपस में इक्वल हैं, है ना, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हो रहे हैं। तो ये हमने x फाइंड आउट कर लिया। अब y जो है वो इसके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि y जो है अकेला तो इसके साथ अल्टरनेट एंगल नहीं बना रहा है, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक को देखना है तो नीचे 127, और ऊपर के साइड में ट्रांसवर्सल ये अगर कंसिडर करें PR को, तो PR से आपको पैरेलल लाइन तक जाना है, यानी कि y + 50 = 127 डिग्री। तो यहाँ पे इससे फाइंड आउट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं, लिखते हैं कि x = 50 डिग्री सीधा, है ना, बिकॉज AB इज़ पैरेलल टू CD, और ये कैसा एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारा अल्टरनेट एंगल दूसरे ट्रांसवर्सल को देख रहे हैं, अभी तो ट्रांसवर्सल PQ को देखा था, अभी PR को देखेंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे क्या, एंगल PRD इक्वल एंगल APR, ठीक है। ध्यान से देखो, एंगल का नाम APR लिखा, अगर RPA भी लिखेंगे तो भी एक ही बात हुई, ठीक है। अब ये जो PRD है वो क्वेश्चन में 127 हमें दे रखा है, क्या APR को ब्रेक करके लिख सकते हैं कि ये तो 50 + y के बराबर है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर y = 127 - 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 77 डिग्री आंसर। तो y भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और x तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने रीज़न नहीं लिखा था कि ये क्यों इक्वल है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सेम ही रीज़न है जो ऊपर का है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, PQ and RS are two parallel mirrors and incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये AB रे और ये CD रे आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे कुछ मिरर की कहानी दे रखी है। और आप सभी ने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा फिज़िक्स में, इसमें मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और रे उस पर फॉल कर रही है, यानी ये रे इंसिडेंट रे है। अगर ये इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पे जैसे यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, मान लेते हैं कि इसका नाम मैंने AB दिया और इसका नाम BC दिया, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट के बीच में हमेशा एक नॉर्मल रे होती है। नॉर्मल मतलब वो हमेशा इस मिरर के साथ हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना, यहाँ पे, यानी नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कौन सा है, NB और NC के बीच का जो एंगल है। मतलब कंक्लूजन ये है कि I = R, ये सेकंड है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना उसका सेकंड पार्ट है। ए में जो सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे बता देती हूँ कि वो है क्या, वो ये बताता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सभी के सभी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे इन द सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड ये है कि I = R, तो हम लोग को यही यूज़ करना है कि I = R। बट डायग्राम में दिख रहा होगा कि अच्छा कोई नॉर्मल तो है ही नहीं, तो नॉर्मल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिरर की कहानी है और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया BM, जो कि परपेंडिकुलर ऑन PQ है, और यहाँ पे ले लेते हैं CT, डाल दिया कि CT इज़ परपेंडिकुलर टू RS, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रब करती हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिज़िक्स को
फॉलो करना है। इस एंगल का नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ एंगल 1, इस छोटे से एंगल का नाम 2, यहाँ पे इसको 3 और यहाँ पे इसको 4। तो अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमने अभी कोई पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी नहीं ली है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का लॉ लिया है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर की कहानी दे रखी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले यहाँ हमें लिख लेना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू 2 लिखने से भी पहले हमें कंस्ट्रक्शन की बात करनी होगी ना। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में दिखाया है कि BM परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, और दूसरा दिखाया है कि CT परपेंडिकुलर टू RS, है ना, क्योंकि एज इसका नाम दे देते हैं BM एंड CT आर द नॉर्मल रेज। ठीक है, ये नॉर्मल रेज की बात हो गई। सो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 2 के बराबर हो गया और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे I इक्वल्स टू R हम सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो 1 की जगह पे या 2 की जगह पे ABC का हाफ भी तो लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि क्या हम इसको लिख दें कि ये ABC का हाफ है, और 3 और 4 भी तो आपस में अगर इक्वल है तो यहाँ पे लिख दें कि ये BCD का हाफ है। सो दिस वन इज़ हाफ ऑफ BCD। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमें तो शो करना है क्या कि AB इज़ पैरेलल टू CD। तो यहाँ देखो कि ये नॉर्मल है PQ पे और CT नॉर्मल है RS पे, तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, है ना, क्योंकि नॉर्मल है। सो नाउ हम ये भी तो लिख सकते हैं कि BM इज़ पैरेलल टू CT, है ना, बिकॉज दे आर नॉर्मल, बिकॉज दे आर नॉर्मल टू मिरर, है ना, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। अब ये अगर नॉर्मल है तो ये दो लाइंस हमारी तो पैरेलल हो गई, और अगर ये पैरेलल हो गई तो क्या लिख सकते हैं, 2 इज़ इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल 3। और ये इसका रीज़न क्या डालेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो 2 इक्वल्स टू 3। अब ये बताओ कि क्या 2 की जगह पे लिख दे ABC का हाफ, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू ABC अपॉन 2, तो 2 की जगह पे लिख ही सकते हैं कि भाई ये तो ABC का हाफ है। और क्या 3 की जगह पे लिख दें ये BCD का हाफ है, तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा। अब यहाँ जो आपने लिखा है ना, इसके लिए इस दोनों को कंबाइन करके मैं 1 लिख दे रही हूँ, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि फ्रॉम 1, ऊपर लिख दिया हुआ है कि 1 से भाई ऐसा हुआ है। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तो हमारा हो गया कैंसिल आउट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 हमारा कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस ABC इक्वल्स टू एंगल BCD, ABC इक्वल्स टू BCD। तो ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, और BCD ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कैसे एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट यहाँ लिखना है बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो क्या हो गया, लाइन हमारा पैरेलल हो गया, इसका नाम हो गया क्या, AB इज़ पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था बट है ये भी छोटा ही, थोड़ा सा फिज़िक्स को फॉलो किया गया है और छोटा सा सॉल्यूशन ये भी था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 6.2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।